ठीक है, स्टार्ट करो क्लासेस। चलो स्टार्ट करता हूँ, वैसे ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। मैंने पिछली क्लास में कोलिजन थ्योरी पढ़ाया था क्या आप लोगों को? यस सर। यस देखो, सर। तो कोलिजन थ्योरी में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ए है और बी है, दोनों मिलके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो हम डब्बे में क्या रखेंगे? ए को रखेंगे और बी को रखेंगे, तो दोनों आपस में टकराएगा, और जब टकराएगा तो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो, इसके कुछ ग्राफ हैं। ग्राफ जैसे ये हैं कि जैसे मान लो, ये मैंने ग्राफ भी बताया था क्या आप लोग को? बताया था मैंने, मुझे याद है। देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट से किस में जा रहा है? प्रोडक्ट में जा रहा है। तो हर एक रिएक्टेंट की कुछ मिनिमम एनर्जी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी ओरिजिन पे? 0। तो हर एक रिएक्टेंट के पास कुछ मिनिमम एनर्जी होता है। जैसे मान लो ये येलो वाला मिनिमम एनर्जी है। जैसे मान लो एसएससी का एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ट्वेल्थ सीजीएल होता है। यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन। वैसे ही किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने के लिए ना एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। तो जैसे मान लो यहाँ पे तो इसके पास पहले से एनर्जी है ही, और इसको कुछ एनर्जी और मिल जाएगा, तो क्या ये प्रोडक्ट बना लेगा क्या? बोलो। देखो, यहाँ तक इसके पास पहले से एनर्जी था और इसने यहाँ तक पहुंचा दिया, तो क्या बन गया? प्रोडक्ट बना लेगा। तो इसके और इसके बीच में जो एनर्जी का गैप है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि यहां से यहां तक तो इसके पास पहले से एनर्जी था, थोड़ा सा और एनर्जी मिल गया तो इसको क्या मिल गया? एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा तो क्या ये प्रोडक्ट बना लेगा? यस सर। बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यहाँ है जीरो एनर्जी, और यह है एक बॉर्डर लाइन। जीरो एनर्जी से बॉर्डर लाइन के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये मैंने आप लोग को बता रखा है क्या? यस सर। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जिसकी एनर्जी कम होती है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में स्टेबल कौन होगा? प्रोडक्ट। एनर्जी कम। अब आपसे हम एक बात और बताते हैं, यह हम बात करेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन की। यह ग्राफ किसका है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। आप बताओ, एक्जोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होता है। आपको पता है जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है? एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। आप बताओ, प्रोडक्ट वाले की एनर्जी यहाँ पे है, इसका मतलब प्रोडक्ट वाले की एनर्जी कम है, और कम में से हम ज्यादा को माइनस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डेल्टा एच किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो क्लियर हो गया होगा आप सबको? क्लियर हो गया हो? ये रहा एक्जोथर्मिक का। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक का। किसकी बात करते हैं? एंडोथर्मिक का। तो देखो एंडोथर्मिक में क्या होता है। एंडोथर्मिक में भी सेम ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो एंडोथर्मिक में बच्चों भी कुछ ना कुछ रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, मान लेते हैं यहाँ पे है, और इसमें भी कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पे। तो एक्टिवेशन एनर्जी इसमें भी कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को थ्रेशोल्ड एनर्जी। यह रहा हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी, और यह रहा हमारा प्रोडक्ट की एनर्जी। याद रखना, जब भी बात आएगी एंडोथर्मिक की ना, तो उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। और एक्जोथर्मिक में क्या होता है? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें डेल्टा एच लिखेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की ज्यादा है रिएक्टेंट की कम है, तो जाहिर सी बात है यह वैल्यू किस में आएगा? पॉजिटिव।
आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर, आ गया। सबको आ गया क्या? कितने लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो मेरी क्लास में? कितने लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो मेरी क्लास में? दिया, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्या? जी सर। मैंने एक ग्रुप बनाया है, क्या आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो? नो सर। मैं उसका एक लिंक देता हूं, जैसे कि कभी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो जैसे कि मानो आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं ना, तो आप उस ग्रुप में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ओके उसमें सर। आप लोग को भी मैसेज करने की पूरी फुल आजादी दी जाती है, आप लोग भी मैसेज करना, उसमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में रिलेटेड पूछ लेना, आप लोग उसमें क्वेश्चंस भी करना, बच्चे भी रिप्लाई करेंगे और मैं भी रिप्लाई करूंगा, जिसको जल्दी आ जाए। जैसे मानो कभी मैं बाहर हूं तो रिप्लाई कौन कर देगा? मानो आप लोग को आता है तो आप ही लोग कर देना, बोलो। और यस जो क्वेश्चन किसी से नहीं आएगा उसके लिए सर। मैं हूं ही, जो क्वेश्चंस किसी के लिए नहीं आएगा वो उसके लिए मैं हूं। तो आप सभी कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। यस जी सर। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आपको समझ आ गया, और आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी समझ आ गया, ठीक है? यस सर। यस सर। अब देखो, यहां से यहां तक की दूरी एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए, लेकिन प्रोडक्ट के लिए यहां से यहां तक की दूरी होगी, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी जो है, जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने का मतलब रिएक्टेंट का है, और यहां से यहां तक की एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है? बैकवर्ड, यानी कि प्रोडक्ट वाले का है। तो हम डेल्टा एच बराबर ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड करेंगे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये एक्सोथर्मिक के लिए, और यह रहा एंडोथर्मिक के लिए। क्या मैंने इस पे न्यूमेरिकल्स भी बताए थे कि आपको? नो सर। यस सर। शायद बताया था मैंने। यस सर, बताए थे, इसके 2 क्वेश्चन कराए थे आपने इसके। हाँ, अब मैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो ये कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। तो इसमें जो पहला है, पहला वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अगर नेचर ऑफ जो रिएक्टेंट हमारा होगा ना, उसके नेचर पे भी रेट डिसाइड करता है। मान लेते हैं जो हमारा रिएक्टेंट गैस है, मान लेते हैं कि लिक्विड है, और मान लेते हैं कि सॉलिड है। तो जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो उनका रेट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ही तेजी से क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। फिर आता है लिक्विड और फिर आता है सॉलिड। आप बताओ, हम एक डब्बे में सॉलिड, लिक्विड और गैस रख दे तो सबसे तेजी से रिएक्शन आपस में कौन करेंगे? यस। वाले। गैस वाले तेजी से रिएक्शन करेंगे तो इसका रेट भी ज्यादा होगा सॉलिड वाले से। यस सर। कंफ्यूजन क्या किसी को? नो सर। नो कंफ्यूजन। नो सर। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैटलिस्ट की। अगर आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट मिला दोगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या आपने बायो में एंजाइम कैटलिस्ट पढ़ा है क्या? ताला चाबी वाला, यस सर। ताला चाबी जैसे होता है ना। आओ देखते हैं। जैसे मान लो, देखो क्या है, जैसे कि हमारे पास ये, फिर से मैं बनाता हूं ग्राफ। यहाँ पे किसी ना किसी की एनर्जी होगी और कुछ ऐसे जाएगा। तो जब कैटलिस्ट नहीं था तो थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या थी? मान लेते हैं E1 थी। और जब कैटलिस्ट मिला दोगे ना, एक होता है, देखो कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब कि एक अच्छा वाला और एक खराब वाला। तो अच्छा वाला क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, यानी कि हमें बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट बना के दे देता है। तो इसका क्या मतलब है? जब अच्छा वाला कैटलिस्ट होगा ना, यह ग्राफ को क्या कर देगा? छोटा कर देगा, नीचे ला देगा। ग्राफ को छोटा कर देगा। इसका क्या मतलब है? तो ग्राफ को छोटा कर देगा, तो आप बताओ, आप थोड़ा सा ही एक्टिवेशन एनर्जी में आप प्रोडक्ट बना लो। यस सर, कम टाइम क्या में कम बोला? एनर्जी में प्रोडक्ट बन गया। बिल्कुल। हम आप लोग कोई कुछ बोल रहे हो क्या? देखो, तो कैटलिस्ट क्या करता है कि उसको एक अल्टरनेटिव पाथ दे देता है, छोटा वाला पाथ। यानी कि आप लोग बताओ, आप लोग का स्कूल अगर आप लोग सड़क से जाते हो तो काफी दूर पड़ता है, लेकिन शॉर्टकट गली गली जाते हो तो थोड़ा जल्दी पड़ जाते हैं। यस सर। होता है ना ऐसे? तो कैटलिस्ट वही काम करता है कि एक छोटा मोटा गली बता देता है, और जिससे आपका रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। कैटलिस्ट जैसे मान लो कि आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो,
आप लोग केवल स्कूल से पढ़ोगे तो क्या आपका नीट का प्रिपरेशन हो जाएगा? नो सर। नहीं। लेकिन मान लो कि हम लोग कैटलिस्ट हैं, हम लोग आपको एक अच्छा रास्ता दिखा देते हैं जिससे आपकी कम एनर्जी में अच्छे खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे कि हम लोग मेन टॉपिक बता दे रहे हैं कि ये टॉपिक पढ़ना, ऐसे ऐसे करना, तो जैसे आप लोग की एनर्जी कम लगेगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अभी देखो क्या सीन है। अभी देखो ये तो रहा अच्छा वाला कैटलिस्ट, यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक बार रुको बच्चों, मैम का फोन आ रहा है, मैं बता दूं। देखो, तो ये तो हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी कि जो रास्ते को छोटा कर दे, कम टाइम में हमको अपने मंजिल तक पहुंचा दे, उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट का नाम होता है इनहेबिटर। आप लोग इसको बायो में किस नाम से जानते थे? इनहिबिटर ही बोलते हैं उसमें भी। कुछ ना कुछ जानते होगा ना? बायो में किस नाम से जानते थे आपको इसको? सर इनहिबिटर ही बोलते हैं। इनहेबिटर। देखो, अब सिंपल सी बात देखो, जो खराब कैटलिस्ट होता है ना, खराब कैटलिस्ट का मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट, वह रास्ते को क्या कर देता है? और भी बढ़ा देता है। मान लो कि आप लोग ऐसा कोचिंग ज्वाइन कर लिए जिसमें आपको गलत गलत पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है, बेकार हो रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी आपको ज्यादा लगना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। आई होप सबको क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो देखो ये पढ़ लेना। देखो यह जो है देखो, अब सेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट नहीं था तो ये वाला रास्ता था, और जब कैटलिस्ट आ गया तो रास्ता छोटा हो गया, और जब खराब कैटलिस्ट यानी नेगेटिव कैटलिस्ट आ गया तो रास्ता बड़ा हो गया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो मॉलिक्यूल रिएक्शन, मैंने क्या बोला, हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर कैसे घटा सकते हैं। तो देखो, यह जो मॉलिक्यूल आता है ना रिएक्शन करने, मैंने क्या बोला, डब्बे में ए है और डब्बे में बी है, तो इन दोनों के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से आ रहे हैं। आप बताओ, बिना ये कोलिजन किए क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आपस में एक बार तो मिलना पड़ेगा इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इनका ओरिएंटेशन भी डिसाइड करता है। जैसे मानो ये काफी अच्छे ओरिएंटेशन में आ रहे हैं, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दोनों आके मिल गए, बना लिया। लेकिन आप बताओ इसमें क्या है, ए यहाँ से उड़ता हुआ आ रहा है और बी यहाँ पे सीधा साधा खड़ा है, तो आप बताओ प्रॉपर ओरिएंटेशन है क्या? नो सर। नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, क्या पता खराब बन जाए या फिर बने ही ना। लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो रेट बहुत ही ज्यादा होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। यस सर। आगे देखते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? यह केवल गैसियस के लिए अलाउ होता है, और अगर लिक्विड के लिए अलाउ होगा तो लिक्विड को क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल होना चाहिए, न कि एटम। क्लियर है? और यह बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन को ही फॉलो करता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को फॉलो नहीं करता। जैसे मान लो हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन है और HCl है, तो बस ये बाई मॉलिक्यूलर, जिसमें केवल और केवल कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। पता चले कि आप PCl5 ले लिए, पता चले कि आप PCl5 ले लिए, क्या इसके लिए अलाउ करेगा ये? नो सर। नहीं, यह दो मॉलिक्यूल के लिए कोलिजन थ्योरी अप्लाई होता है। पढ़ना आप लोग, ये पढ़ना अच्छे से समझ आएगा। अब इस पे हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे क्या? यस सर। कर लिया था यार, पढ़ लेंगे। मैं आज पूरे चैप्टर को फिनिश करने के मूड में हूँ, तो आज हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर फिनिश करके ही जाएंगे और आपको अच्छा खासा क्वेश्चंस देके जाएंगे, ताकि आप लोग क्या करो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। हाँ, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं हम लोग। जैसे कि देखो, हमारा जो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट को कैसे बढ़ाएंगे कैसे घटाएंगे, वही फैक्टर डिपेंड करते हैं। पहला तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मैंने बताया रिएक्टेंट को क्या होना चाहिए, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये मैंने बताया। ऑफ रिएक्टेंट, गैस होना चाहिए। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। प्रेशर ऑफ गैस, अगर मानो वो रिएक्टेंट क्या हो, गैस हो,
तो उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा, न कि कंसंट्रेशन पे। प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में भी क्या होता है, रिएक्शंस होती हैं। आप Yes, बताओ, sir. आपने देखा है क्या क्लोरीन वाला रिएक्शन? Yes, sir. Yes, AgCl sir. और HBr होता है। रेडिकल वाला रिएक्शन आप लोग अपने रियल लाइफ का कोई एग्जांपल होता हो जो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता हो? सर फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल? सर अगर एक एप्पल को रोज धूप में रख दे तो वो जल्दी सड़ जाएगा, और अगर घर में रखेंगे तो धीरे धीरे। मैंने सर एक फोटो वाला भी होता है। सर फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंट नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे यार सर एक AgCl वाला जो होता है फोटो में। मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताऊं। यस सर। मैंने कुछ लड़कियों को ऐसे देखा है ना कि धूप में आते उनका फेस रेड रेड हो जाता है पूरा। यस सर। तो इसका मतलब वो लाइट से रिएक्शन किया। सर लड़कों का। यस सर। लड़कों में नहीं होता है, ज्यादातर मैंने लड़कियों को ही देखा है। ठीक है, हाँ सर दोनों का ही होता है, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों का, लेकिन मैं मैक्सिमम बोला, मैं ज्यादातर जो देखा हूँ रियल लाइफ में। मैंने क्या बोला, कोई रियल लाइफ का एग्जांपल बताते हैं। हमें बस नाम है पर। ठीक है, आपने उदित नारायण क्या नाम बताया आपने? जया। जया बताया आपने, अच्छा समझ आ रहा है जया आपको? यस सर। हाँ, तो जो यही एग्जांपल है मेरे दिमाग में, तो यही आया। आप लोग बताओ कोई आपके दिमाग में एग्जांपल आया हो यस तो? सर, मैं स्कार्फ लेके भी चलती है। क्या? स्कार्फ लेके भी चलती है। इसीलिए तो, वरना रिएक्शन कर जाएगा, पूरा रेड रेड फेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कुछ, देखो ये कुछ ही लोगों में होता है, यानी कि कुछ रिएक्शंस में ऐसे होता है वो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन रेट बढ़ा देंगे, लेकिन कुछ में नहीं होते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी रिएक्शन में होंगे, कुछ ही कुछ में होते हैं। ठीक है, अब देखो कैटलिस्ट भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है। अगर मान लो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो तो बढ़ा देगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट हो तो कम कर देगा। कम कर देगा। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन, ये आर्हेनियस इक्वेशन, इसको हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखना नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पहला जो टॉपिक है। अब किस में आ गए हम लोग, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। आओ देखते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अगर रिएक्टेंट गैस होगा तो सबसे तेजी से होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर सॉलिड होगा। तो सॉलिड। रेट ऑफ रिएक्शन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मान लो कोई हमारे पास रिएक्शन है, इसके पास अगर सरफेस एरिया ज्यादा है ना, तो ज्यादा लोग आएंगे मिलने के लिए, बोलो। यस आप बताओ, हमारे पास कोई दो ऐसे रिएक्टेंट हैं और दोनों के पास सरफेस एरिया ठीक ठाक है, ये रिएक्शन अच्छे से होगी, बोलो। लेकिन मान लो किसी के पास ऐसे सरफेस एरिया ठीक ठाक है, किसी के पास सरफेस एरिया ऐसे नुकीला है, तो क्या इससे अच्छे से रिएक्शन करने आएगा क्या ये? नो सर। सरफेस एरिया का भी क्या होना चाहिए, वैल्यू है। अब देखो केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो ये पढ़ लेना आप लोग, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात करते हैं प्रेशर की। आपको पता है कि अगर मान लो कोई यहाँ पे रिएक्टेंट है, अगर आप इस पे प्रेशर डालोगे तो जाहिर सी बात है और भी ज्यादा इस पे चिपकेगा, और चिपकेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। ये सब रियल लाइफ से है। ठीक है, थोड़ा सा अब आते हैं टेम्परेचर पे। तो सिंपल सी बात है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। क्या मतलब है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। आओ इस पे हम पूरा एक अच्छे से लेक्चर लेते हैं। आओ अच्छे से, एक चीज और देखो, एक चीज टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या आपको? नो सर। नो सर। एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि अगर मान लो कोई हमारे पास रिएक्शन है, मान लो उसका रेट 20 है, मान लो उस रिएक्शन का रेट 20 है, उस टाइम टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जैसे ही आप 30 से 40 डिग्री सेल्सियस करोगे ना, तो इसका रेट दो जाएगा, इसका रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। एक्चुअल में हम लोग लेके चलते हैं 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है क्या? कितना हो गया, 20 से कितना हो गया, 40 हो गया। लेकिन अगर हम टेम्परेचर 40 से 50 करेंगे ना, तो फिर से 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 80 हो जाएगा।
क्लियर है क्या मेरी बातें आपको? सर ये केटी क्या है? क्या? केटी अरे देखो, मान लेते हैं कोई एक टेम्परेचर। ये है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो क्या मतलब इसका? रेट कांस्टेंट है, जैसे मान लो कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर 20 पे था और रेट कांस्टेंट टेम्परेचर 30 पे हो जाएगा। दिख रहा है क्या आपको? अरे T+10 का क्या मतलब है? बोलो। बढ़ा है टेम्परेचर। बड़ा है। तो इस म्यू का क्या मतलब है? म्यू का मतलब है K2/K1, रेट कांस्टेंट ऑफ K2 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ K1। कितना बढ़ जाएगा? 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। और K2/K1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R2/R1, यानी रेट। और इसका एक और फॉर्मूला म्यू डेल्टा T/10। कोई प्रॉब्लम क्या? सर ये वाले अप्लाई कैसे करेंगे? क्या पूछ रहे हो आप लोग? ये वाले अप्लाई कैसे करेंगे न्यूमेरिकल अभी में? बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। इफ, अब देखो, इफ म्यू इज नॉट गिवन, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं गिवन नहीं है तो आपको क्या लेके चलना है? मिनिमम 2 लेके चलना है। अगर टेम्परेचर नहीं दिया हो तो आपको टेम्परेचर क्या लेके चलना है स्टार्टिंग में? 25। आओ हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे देखो, टेम्परेचर जब T1 है तो कुछ ऐसे हो गया, ग्राफ कुछ ऐसे बन गया। और जब टेम्परेचर T+10 आएगा तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। आप लोग ग्राफ को याद कर लेना, वैसे पूछेगा नहीं ज्यादा। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास है ये, इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T1 टू T2 देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स। आप बताओ, किसी टेम्परेचर को हम T1 से T2 कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, R2/R1 इक्वल टू K2/K1 इक्वल टू डेल्टा T/10। ये मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर। तो R1 को आप लोग क्या बोल लो? इनिशियल रेट बोल लो। R2 को फाइनल रेट। अब देखो यहाँ पे डेल्टा T का क्या मतलब है? म्यू T2/T1 डिवाइडेड बाई 10। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। R फाइनल क्या होगा? R फाइनल क्या होगा? R नॉट इंटू म्यू डेल्टा T/10। आ गया क्या फॉर्मूला? कोई प्रॉब्लम? सर एक बार फिर से बताना। कोई प्रॉब्लम क्या? बार फिर से बता दीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, दूसरा आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 टू 90 डिग्री सेल्सियस देन हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम। आप बताओ, मैंने क्या बोला? आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा? 2 गुना। डबल। आप देखो, स्टार्टिंग डबल में हो जब जाएगा। मानो म्यू को क्या लेना है, स्टार्टिंग में जब नहीं दिया हो तो 2 लेना है। 2 तो स्टार्टिंग में मान लो T2 है, आप 10 से 20 बढ़ाए तो 2 हो गया। अब 20 से 30 बढ़ाए तो 2 गुना और हो गया। और 30 से 40 बढ़ाए तो 2 गुना और हो गया। 40 से 50 बढ़ाए तो 2 गुना और हो गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे चलता जाएगा क्या? यस सर। चलता जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे? अब हमसे रेट पूछ रहा है, रेट कितना गुना बढ़ जाएगा? तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? हमने अभी पढ़ा, डेल्टा T/10। आप बताओ, इस म्यू की वैल्यू को हम क्या मान ले? सर 2 मान ले। और डेल्टा T, आप बताओ डेल्टा T का क्या मतलब है? 90 माइनस 10 कितना हो गया? 80 डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर हमारा क्या है? कोई प्रॉब्लम आपको? सर एक बार ये सेकंड वाला दोबारा बता दीजिए। सेकंड वाला मैं दोबारा, ये दूसरे क्वेश्चन में बताता हूँ। यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ, ठीक है? आंसर गलत लिखा हुआ है। तो रेट आप कैसे निकालोगे? रेट बराबर म्यू डेल्टा T/10। अब बताओ, म्यू की वैल्यू जब नहीं दिया हुआ तो हम क्या लेंगे? सर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर म्यू की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम 2 मान के चलेंगे मिनिमम। टेम्परेचर नहीं गिवन है तो हम क्या मान के चलेंगे? 25 डिग्री। तो देखो, हमने म्यू को 2 मान लिया और डेल्टा T 50 माइनस 10 कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2 पे पावर 4, यानी कि कितना आंसर आएगा? 16। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आप लोग 16 मान लेना। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। जैसे कि इसमें बोला है कि वो 50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है, तो मीन्स
10 के बाद वो 50 से हुआ है तो 60 माइनस 10 होना चाहिए एक ना। मिनट रुक जाओ, मैंने ध्यान नहीं रखा। उसके हिसाब और से रिएक्शन 50 इज आएगा। कैरिड आउट एट 10 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन कहाँ से कैरिड आउट हुआ है? 10 से स्टार्ट हुआ है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, 60 हो जाना चाहिए। रुक जाओ। अब यस सर, टेम्परेचर 2 की पावर 5 होगा। 2 पे पावर 5 होगा। 2 पे पावर ये 50। देखो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। जब 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया तो आप बताओ 10 तो पहले था और 50 इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 60 हो गया। 60 हो गया। अब देखो जब 60 हो गया तो आप बताओ यहाँ पे 60/10 हो जाएगा। यस सर। 10 होगा। सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, 50/10 होगा क्योंकि डिफरेंस तो 50 का आएगा ना। यस सर। यस सर। सिंपल सी बात, बाद वाला 60 हो गया और 50 इंक्रीज किया तो 10 स्टार्टिंग में था तो यहाँ पे 50/10 आ गया, यानी 2 पे पावर 5, यानी आंसर कितना आ गया? 32। सही दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, मैंने बस यही समझा कि फाइनल आंसर दिया हुआ है। अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो हो गया यहाँ तक। कर लेना आप लोग। कोई टफ है क्या? नो सर। नो सर। अब आते हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब आते हैं टेम्परेचर से क्या इफेक्ट करता है। तो जब बात आती है टेम्परेचर की ना, तो आर्हीनियस ने अपना इक्वेशन दिया। क्या इक्वेशन दिया? जो रेट कांस्टेंट के होता है ना, वह ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब बताओ कितने लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स से हो? कोई ऐसा है मैथमेटिक्स से? आप बताओ छाया ई का क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंशियल वर्ड है ई? बोलो। यस सर। एक्सपोनेंशियल वर्ड होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। हम ए को क्या लिखते हैं? ए को यहाँ पे बोलते हैं आर्हीनियस कांस्टेंट। भाई आर्हीनियस ने दिया था तो आर्हीनियस कांस्टेंट बोलेंगे, यस या सर। फिर इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। 3 नामों से जाना जाता है। हम लोग ईए को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। आर को आप लोग जानते हो क्या बोलते हैं? और टी को आप लोग जानते हो टेम्परेचर में, केल्विन में। कोई प्रॉब्लम? आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। कोई प्रॉब्लम क्या? नो प्रॉब्लम। आओ हम इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। एक बात आप लोग याद रखना, ये जो लॉग होता है ना, लॉग के बेस में हमेशा कौन सी वैल्यू होती है? और जो लॉन होता है ना, ln, उसके बेस में हमेशा क्या होती है? ई होता है, एक्सपोनेंशियल। तो अगर log 10 और बेस 10 हो तो भी वैल्यू 1 होगा, और ln ई और ई हो तो भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो आओ हम इसको थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। किसको? आर्हीनियस थ्योरी को। तो आर्हीनियस जो था उसका फॉर्मूला क्या था? K इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब दोनों साइड हम ln लेते हैं, दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? ln k इक्वल टू ln a। आप लोग जानते हो जब दो चीज मल्टीप्लाई होता है तो लॉग प्लस हो जाता है। ln e पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब आपको पता है जो ई ए बाई आर टी है, यह पावर में है तो यह पहले आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? ln k इक्वल ln a। अब ये माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी, और यहाँ पे ln e हो जाएगा। आपको पता है ln के बेस में e होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। कोई प्रॉब्लम क्या? अब इस पे ग्राफ पूछ देता। जब ln की बात करेगा तो इस पे ग्राफ पूछ देगा। आपको पता है y बराबर क्या होता है? mx प्लस सी। मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान लो कि हम एक ग्राफ बना रहे हैं, y बराबर 5 माइनस एक्स ले रहा हूं, 5 माइनस एक्स, इसका हम एक ग्राफ बना रहे हैं। तो आप बताओ हम इसको y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे? यस सर। देखो
सिंपल सी बात है, हमने y एक्सिस पे y को ले लिया और x एक्सिस पे क्या ले लिया, x को। तो हम इसको जब mx प्लस c से कंपेयर करेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, y एक्सिस पे तो y है, x एक्सिस पे x है, और c की वैल्यू क्या है, 5 है, और m की वैल्यू क्या है बताओ आप लोग, -1। ठीक है, -1। याद रखो, अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी ना। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। तो देखो हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ वो भी कैसे, ये रहा हमारा ओरिजिन, ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू मैं मान लेता हूं यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब देखो, अब x की वैल्यू मैं 1 लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे आएगा कुछ पॉइंट, यहाँ पे आएगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3। मान लेता हूँ वो यहाँ पे आएगा। कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा क्या, आप बताओ। यस सर, क्रीपिंग है। यह ऐसे क्यों बना, क्योंकि यह स्लोप हमारा नेगेटिव है, m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अगर यही पॉजिटिव होता है ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता, ऊपर की तरफ जाता। क्लियर है क्या मेरी बातें। यस सर, यस सर। आप बताओ, यह जो c की वैल्यू है, यह फिक्स हो गई 5, यानी c यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, 5 है। यानी कि जो इंटरसेक्शन एरिया होता है वह मैक्सिमम पॉइंट तक होता है। आओ इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब देखो हम ग्राफ किसके किसके बीच ले रहे हैं, हम y को क्या ले रहे हैं, ln के, और x को क्या ले रहे हैं, 1/t। मैं इसके इसके बीच ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, देखो इसमें स्लोप क्या होगा, इस वाले ग्राफ में हम लोग m को ना बच्चों स्लोप बोलते हैं, m को क्या बोलते हैं, स्लोप। इसमें -1 होगी। ठीक है, बोलो। अरे भाई m की वैल्यू -1 है ना सर, उस केस में तो -a/r होगा ना। देखो अब हम बताते हैं इसमें क्या सीन है। अब y को हम किससे कंपेयर किए, log k से। c को हम लोग किससे कंपेयर किए, log a से। तो देखो ln a, तो c की वैल्यू यहाँ पे होगी क्या, यहाँ पे हम इसको ln a, यही मैक्सिमम पॉइंट है, जैसे हमने 5 को माना था। अब x की वैल्यू को हमने 1/t मान दिया, तो m की वैल्यू क्या होगी आप बताओ, -ea/r। -ea/r। दिख रहा है क्या, यस सर। दिख रहा है। तो ये बताओ, ये -ea/r है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, मई का महीना सड़ा सा लग यस सर। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को, नो सर। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। आओ थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखते हैं। हमने यहां तक डिराइव किया ln k = ln a माइनस ea/rt। अब हम क्या करते हैं, ln को log में कन्वर्ट करते हैं। log में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई = 2.303 log a माइनस ea/, साल से सब सर इसमें 0.3 एक्स्ट्रा आ गया साइड वाले में। बातें मत करो आप लोग, बोलती है आप लोग बातें मत करो। बात मत करो। हाँ बातें मत करो सौम्या। हाँ जी, अब से आपको कुछ पूछना है क्या, सर आपने 2.30303 कर दिया आपने गलती से। हाँ ठीक है, मैं उसको इरेज कर देता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 2.303 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। यहां भी करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो इससे यह कैंसल, इससे यह कैंसल, तो क्या हो जाएगा, log k = log a माइनस ea/2.303 rt। यही हमारा क्या है, मेन फॉर्मूला है। यही हमारा क्या है, मेन फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को, नो सर। ठीक है, यही हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन आते हैं, हमने लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो किसी का रेट कांस्टेंट k1 है, और यह तो हमारा क्या है, यह हमारा कांस्टेंट है, तो यह होगा -ea/rt1 2.303।
जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट कितना था, K1 था, और जब टेम्परेचर T2 होगा तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, बोलो यार। जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट कितना था, K1 था। टेम्परेचर T2 होगा तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, और यह तो हमारा कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं। क्लियर है? एक मिनट रुक जाओ बच्चों। सर एक मिनट पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। जस्ट मिनट आ रहा बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। ये बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, इसको आप लोग फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। अब दोनों को माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। जब फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो क्या आएगा, log K1 माइनस log K2 इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT1 माइनस log A, और फिर ये प्लस हो जाएगा EA बाई 2.303 RT2। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। ये वाला कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है दो लॉग जब माइनस में होते हैं तो डिवाइड में आ जाते हैं, log K1 बाई K2 इक्वल टू। अब देखो यह वाला हमारे पास T2 वाला प्लस में, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का E क्यू अपॉन में 2.30 T1 है, टेम्परेचर T1 है वो T2 है। सर यहाँ पे माइनस माइनस आएगा ना। अब देख कहाँ पे माइनस आएगा बताओ। ओके ओके सर। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से EA 2.303 और R क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। EA 2.303 और R को हमने कॉमन कर लिया। अब आप बताओ T2 माइनस में है या फिर T1? T1 वाला माइनस में है, मैं 1/T2 माइनस क्या कर दे रहा हूँ, 1/T1। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। याद रखना कई बुक में ना K2/K1 दिया होगा, जहां पे भी log K2/K1 दिया होगा ना, वहां पे आपको T1 माइनस T2 कर देना है। T1/2.3 R 1/T1 माइनस 1/T2। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। ये बताओ क्या पूछ रहे हो आप? हाँ जी, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला आपको याद करना। ये बताओ, आज मेरे से कोई पूछ रहा था क्या कि आप सर ये नहीं बताए हो? यस सर। कोई बात नहीं, अब समझ आ गया क्या, यही वाला? हाँ, यस सर। आओ हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बिना क्वेश्चंस मजा कहाँ आता है, बिना क्वेश्चंस मजा भी नहीं आता है। यही तो मैंने बताया आपको। देखो ये 1/T1 माइनस 1/T2 को क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम नहीं लिया है। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस अच्छा खासा दिया हुआ। क्या दिया, फॉर अ रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। देन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल। हमसे किलो जूल में क्या पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। समझ गए आप लोग मेरी बातों को? यस सर। अब देखो एक मिनट रुक जाओ। हमसे किलो जूल में एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, log K2/K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला होता है क्या? यस सर। यस सर। और आप लोग यह भी जानते हो जो म्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो म्यू की जो वैल्यू होती है ना, वह होती है R2/R1 या फिर K2/K1। यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास log, अब देखो log K2/K1 है और K2/K1 की वैल्यू हम क्या रख ले, 2। तो क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा क्या ऐसे? बोलो, ऐसे करते मैं सामने लिखता हूँ। log K2/K1 इक्वल टू
EA बाई 2.303, R की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 8.314। अब यहाँ पे क्या करते हैं 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अब आपको पता है जो म्यू का वैल्यू होता है वो क्या होता है, म्यू बराबर 2 दिया हुआ यानी कि K1 तो जब K2 बाई K1 की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दिया है तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे log 0.3 2 लिख देंगे। क्लियर है क्या? log 2 इक्वल टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314। अब देखो यहाँ पे T1 और T2 की भी वैल्यू नहीं दिया हुआ और हमसे EA पूछा है, तो मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने यही बोला था आपसे कि जब टेम्परेचर 5 डिग्री का वैल्यू नहीं दिया हो तो आप T1 की वैल्यू क्या ले लो 25। और आपको पता है म्यू 2 का क्या मतलब है, म्यू 2 का क्या मतलब है, टेम्परेचर 10 बढ़ा होगा तभी तो 2 आया होगा ना ये। से तो एक 35 ले T2 को 35 ले लो। क्लियर है? यस Clear है। सर अब देखो हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये 298 हो जाएगा और ये 308 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर तो 1 बाई 298 माइनस 1 बाई 308, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं करता हूं इसको इरेज। अब देखो आप लोग log 2 की वैल्यू जानते हो 0.3010 2.303 इंटू 8.314 इक्वल टू EA। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं 308 माइनस 298 डिवाइडेड बाई 298 इंटू 308, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर अब इन दोनों का डिफरेंस आएगा 10, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 10, तो EA बराबर क्या हो जाएगा 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 और डिवाइडेड बाई 10। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। T2 35 क्यों लिया है? क्योंकि वंशिका मैंने बताया था कि जब म्यू की वैल्यू 2 हो ना तो इसका मतलब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा होगा, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा होगा। क्लियर है क्या? ओके सर। हाँ मैंने ये बता रखा था। एक बार कैलकुलेट करके आप लोग बताना कितना आंसर आ रहा है। हम वैल्यू के अप्रोक्सीमेट ले सकते क्या? हाँ वैल्यू अप्रॉक्स ले सकते हो, कोई सर 52,89,7.78 चैट बॉक्स में बताओ, 52897 चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में 5289 तो नहीं आएगा। हाँ ये साक्षी का सही आया है लगभग, सर 52.89 है। साक्षी का सही आया है। हम लोग जूल में निकाल रहे हैं ना, किलो जूल में निकालेंगे तब तो 52.89 आएगा ना। तो टेम्परेचर जैसे सेल्सियस में दे रखा तो इसको जरूरी केल्विन में करना ना। देखो हमारा जो कैलकुलेशन है अभी हमारा आंसर जूल में आएगा, किलो जूल में निकालने के लिए 10 पे पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आओ देखते हैं। देखो ये कैलकुलेशन करने पे ना हमारा इतना आंसर आएगा, या किलो जूल में आएगा। हमारा आंसर तो वैसे कुछ ऐसे आएगा 52897 आएगा, 897 आएगा, लेकिन किलो जूल में निकालने के लिए हम लोग पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, किलो जूल। सर 52897 ही आ रहा है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। इजी था, मुझे लग रहा कोई टफ नहीं था ये। एक अलग से क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना यार, वही कोई वो बड़ी बात नहीं है, डेल्टा एच से। तो हम टेम्परेचर को जो हमें सेल्सियस में दे रखा है उसको केल्विन में करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो SI यूनिट बोलता है ना वो बोलता है कि आप केल्विन में लेके आओ, सेल्सियस में हम नहीं मानेंगे। ठीक ओके है सर। अब आओ इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही से बताते हो। आप लोग देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही से बताते हो आप लोग। मैं वेट करूं क्या? सर
हाँ 2 मिनट वेट करता हूँ, बताना आप लोग। कल का जो हमारा सेशन चलेगा बच्चों, रिवीजन क्लास नहीं चलेगा क्योंकि संडे टेस्ट नहीं होगा। तो कल हम रेगुलर क्लास चलेंगे और पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। सर Okay, एनसीईआरटी के sir. क्वेश्चंस हाँ कल ही सब होगा, एनसीईआरटी कल होगा, एनसीईआरटी sir. वाला सेशन कल होगा। सर इस चैप्टर के बाद हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे। अब ये पता नहीं, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपसे। कल का सेशन होगा फुल्ली एनसीईआरटी होगा। और जो कुछ टॉपिक बच गए, जैसे 1-2 टॉपिक मैंने छोड़ दिए, वो मैंने भूल गया, पढ़ाया नहीं, तो वो वाले टॉपिक भी कल ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। Okay, sir. हाँ सर 66.5 चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ आप। 66.5 आपने बताया। नहीं सर मेरा 336,600 कोई कैलोरीज बात आ रहा है। आप चैट बॉक्स में जिसका भी आंसर जो भी आ रहा है चैट बॉक्स में बताओ। 66.56 विद यूनिट भी बता देना आप लोग, यूनिट बताओगे तो काफी अच्छा होगा। सर मेरा 66.5 जूल आया। कोई बात नहीं, मेरा भी यही है। मैं करता हूँ। हम सबसे पहले फॉर्मूला ये पूछा हुआ है, हम log के और 1/t के बीच क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है, और वो स्ट्रेट लाइन आया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आया है। अब बोल रहा है किसका स्लोप कितना है, -8000। अब ये पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी बता दो। सिंपल सी बात, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, log k इक्वल टू log a माइनस EA बाई 2.303 RT, ये हम लोग जानते हैं क्या, बोलो। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के बीच क्या था, log k था और ये 1/t था, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा क्या, y बराबर mx प्लस c। तो हमें c से कोई मतलब नहीं है। आप बताओ x की वैल्यू 1/t है, तो m की वैल्यू क्या होगी, minus E upon 2.303 R. ये इक्वल टू 2.303 r, यही होगा ना, और यही स्लोप भी होता है। कोई प्रॉब्लम, नो सर। नो सर। माइनस EA बाई 2.303 और r की वैल्यू लिख लेते हैं 8.314 इक्वल टू क्या दे दिया है, -8000। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बता दो। तो आप बताओ, माइनस से माइनस तो कैंसिल, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है आंसर, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, वो आंसर किस में होगा, जूल में होगा। क्लियर है क्या, कितना आ रहा है सर कैलोरीज में था ना। 53. अरे कोई बात नहीं, जब हमें वैल्यू नहीं पता है कि किस, आप बताओ क्वेश्चन में कहीं कैलोरी दिया है क्या, Sir 131. चैट बॉक्स में लिखो आप लोग। जब आंसर में कहीं कैलोरी दिया ही नहीं है तो हमारी मर्जी, हम चाहे कैलोरी में निकाले चाहे जूल में निकाले, ठीक है। लेकिन कैलोरीज में निकाला जाता है बच्चों ने, मैंने भी। आपने हमको जूल में निकाला है। पहली बात सुनो, मुझे पता है आप लोगों ने पहले आंसर देख लिया था थोड़ा बहुत। सर हम तेरी कहा। अच्छा कोई बात नहीं, जब हमारे ऑप्शन में ही नहीं दिया है कि कैलोरी में निकालो या फिर जूल में, अगर दिया होता तो हम निकालते, बोलो। कोई बात नहीं, अगर मानो आपका आंसर जूल में आ गया ना, जूल में आ गया, तो कैलोरी में निकालने के लिए आप क्या कर देना, 4.18 से डिवाइड कर देना, कैलोरी में डिवाइड कर देना। 4.18 से क्या करना, सर आप बता दो प्लीज इसका आंसर। मैंने कैलकुलेशन तो नहीं, हमारा आंसर भी सही है। कैलकुलेशन तो नहीं किया, लेकिन यही आंसर होगा, ठीक है। इसने कैलोरी में ही कर दिया। अगर आप लोग यहाँ पे 4.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये जूल में आ जाएगा, ठीक है, आपकी मर्जी। हमारा आंसर सही है ना। सर कैलोरी में इतना कुछ आएगा, 36,645.247। हाँ कुछ ऐसे ही आएगा।
कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। आप इसको 4.18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जूल में आ जाएगा। अरे कोई बात नहीं, आप लोग का पॉइंट में कुछ गलत आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ABCD में ऑप्शन मिलेगा, आप लोग कर लेना, जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वही कर लेना, ठीक है। सर यहाँ पे हमने 1.987 क्यों लिया है? जो हमारे पास 8.31 था ना, वो जूल के लिए था। कैलोरी के लिए करोगे तो आप उसमें 1.48 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके सर। आर की वैल्यू जूल में 8.318 होती है, लेकिन कैलोरी में क्या होती है, 1.98 होती है, ठीक है। किसी और को कुछ डाउट? नो सर। नो डाउट। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यार क्वेश्चन ही लग रहा है फिनिश हो गया। एक बार जरा देखना आपके बुक में कुछ इस लेवल पे कुछ क्वेश्चन है क्या, आर्हीनियस पे? सर अटेंडेंस ले लो। मैं एक बार, अटेंडेंस इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो आप लोग? सर फोन डिस्चार्ज होने वाला है। तो केवल आपका यस सर, मेरा भी। यस सर मेरा भी। ऐसी बात थोड़ी मेरा होती भी है, 8% है। ऐसे थोड़ी होता है फोन डिस्चार्ज हो रहा है। सर आज बिल्कुल भी नेट यूज नहीं करा था, बट पता नहीं कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया। खत्म होने वाला सर, 10% हो गया है। क्या बोल रहे हो आप लोग? सर इतना सारा चैट आता है ना, चैट और PDF, मतलब परेशान हो गए उसको पढ़ते पढ़ते। अरे तो आप लोग जो काम की चीज है वो पढ़ो, या फिर अगले दिन ऑटो डिलीट वाला बच्चे ऑप्शन। तो फालतू फालतू, मतलब हमें इम्पोर्टेंट कौन सा उसमें पता ही नहीं चलता, इसलिए पूरा पढ़ना पड़ता है ऊपर से नीचे तक। कोई बात नहीं, आप जब आपको लगे कि क्या बोलते हैं कि मेरे काम का नहीं है ना, तो आप उसको छोड़ दो, मत पढ़ो। जैसे मैं रिजल्ट में आंसर का रिप्लाई भी नहीं देती, बच्चे देखते रहते हैं कर क्या रहे हैं बच्चे। अरे तो आपको जरूरी थोड़ी है, वो आपके पर्सनल के लिए बना है, काफी लोग हैं उसमें, वो रिप्लाई करेंगे, जिनको जरूरत होगा वो रिप्लाई करेंगे। तो चैप्टर कंप्लीट ना। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट। अब कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? NCERT। क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, मैं एक्सरसाइज ढूंढ रहा हूँ। एक्सरसाइज कहाँ गया? हाँ जी बताओ। मैंने ग्रुप में सारे क्वेश्चन सेंड किया सर, उनको वो बताना। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये NCERT वाला थोड़ा सा हम लोग ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जो भी कल डाउट है ना, कल आप लोग पूछना अपना डाउट, ठीक है। आज हम थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ गया? सर कहाँ से? बच्चे तो अटेंडेंस दे रहे हैं चैट बॉक्स में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग ये वाला करें क्या? देखो, AIPMT प्रीवियस ईयर, आओ देखते हैं हम लोग से होता है कि नहीं होता है। ये पूछ रहा है इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल टू रेट कांस्टेंट, तो आप बताओ कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? 0। सिंपल सी बात है यार, रेट बराबर के ए पे पावर 0 कर दो, 0 की वैल्यू 1, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? के। 0 ऑर्डर रिएक्शन है, टफ है क्या है? अब ये देखो, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के of a chemical reaction is written in term of Arrhenius equation, K equal to A e to power minus EA by RT. Activation energy E of the reaction can be calculated by plotting. आप बताओ एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? किसके किसके बीच ग्राफ बना के? सर फर्स्ट वाला log K वर्सेस 1 बिल्कुल, log K वर्सेस 1/T। तो जो हमारा स्लोप आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? माइनस EA बाई 2.303 R आता है। हम Yes, स्लोप sir. से क्या निकाल लेंगे? निकाल लेंगे, कोई टफ है क्या? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका हमसे क्या पूछ रहा है? हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? T हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। Yes, कर sir. लेना आप लोग। AIPMT के भी क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं है। आओ मैं आर्हीनियस वाले में देखता हूँ। आर्हीनियस वाले में देखता हूँ, आर्हीनियस क्या पूछ रहा है? सर ये AIPMT जो होता है ये हमारे CBSE वाले होते हैं ना? नहीं, पहले जो पहले जो ना अभी नीट की जगह पे AIPMT होता था ना, ये देखो अभी ये नीट एग्जाम होता है ना, पहले AIPMT होता, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट ऐसे कुछ करके होता था। सर तो फिर किसी में 2019 क्यों लिखा रहता है AIPMT 2019? अरे मुझे लग रहा है
उसी के बाद से 2000, हाँ 2019 तक ना ये दोनों पेपर्स होते थे और 2020 में से ये लागू हुआ कि नीट का पेपर होगा बिल्कुल सिंगल पेपर होगा, उसी के बेसिस पर हर एक चीज डिसाइड होगा। देखो ओके सर। जो सेंट्रल वगैरह लेती थी ना वो CPMT ऐसे कुछ करके आता था, और एक ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट ऐसे होता था, एक CPMT आता था। एम्स के लिए होता है ये। हाँ तो ऐसे 2-3 एग्जाम होते थे, लेकिन अब एक एग्जाम कर दिया, क्यों बर्बाद करना 2-2 हजार रुपए एक फॉर्म के ऊपर। तो फॉर्म क्यों कैसे लगता है? ओके सर। क्या तो फॉर्म भरने के पैसे? काफी पैसे लगते हैं, 2-2 हजार के आसपास लग जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड रेट कांस्टेंट K1 K2 ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 आर रिलेटेड टू, बताओ कौन सा आंसर होगा। सर सर 2। बताओ बताओ आप लोग। सर सेकंड वाला फर्स्ट सेकंड वाला देखो पहली बात तो तीसरा होगा नहीं, क्योंकि बीच में प्लस दिया हुआ है। डी होगा। सर डी अब होगा। देखो जहां पे भी लॉग हुआ यहाँ पे 2.303 होना चाहिए, क्योंकि ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 होना चाहिए। यस सर। यहाँ पे ln है तो 2.303 नहीं होगा, क्योंकि लॉग में कन्वर्ट करेंगे तभी 2.303 होगा। और देखो यहाँ पे जब K2 है तो T1 माइनस T2 होगा, जब K2 बाई K1 होगा तो T1 माइनस T2 होगा, और जब K1 बाई K2 होगा तो T2 माइनस T1 होगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? सही है। आप लोग इतना इजी क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो, कैसे काम चलेगा आप लोग को? सर डी है ना? अरे भाई ए है, इसका ए है। फर्स्ट 19 का बताओ। उन्नीस वाला बताओ। सर सेकंड ऑप्शन 2 होगा। सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन। और भी देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस वगैरह है क्या। तो आर्हीनियस से क्वेश्चन आप लोग को प्रॉब्लम होगी क्या आर्हीनियस में? ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूँ, गैस वाला क्वेश्चन नहीं बताया, ये मैं नेक्स्ट कल बताऊंगा जब NCERT बताऊंगा तो। तो आर्हीनियस से कोई किसी को दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं होगा। और बताओ किसी का कोई डाउट पर्सनल? नो सर। क्या बोल रहे हो? सर उसने ग्रुप पे सेंड किया, देख लो। एक मिनट रुक जाओ यार। सर हाँ जी बताओ। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करें? वो मैंने आपको हिंदी में बताया था, थोड़ा सा हिंदी का ट्रिक बताया था। लीक बा सरकाना मग अल मंजन ऐसे कुछ बताया था मैंने। सर मुझे तो उससे पूरा याद हो गया। हाँ आप लोग कैसे भी कैसे करके याद याद किया? करो, आप लोग उसको हिंदी में लिख के याद कर लो। आप लोग हिंदी पढ़ते हो ना? नो सर। संस्कृत पढ़े हो कभी? कितने क्लास तक संस्कृत पढ़े हो? सर 7 रट्टा मारे हो ना? कोई पोएम सुना दो, कोई किसी को कुछ पोएम याद है क्या संस्कृत का? नो सर। पढ़ लेते हैं पर संस्कृत। तो वैसे ही बात है, हिंदी में लिख के उसको रट लो, एकदम रट लो, एक बार रट लोगे खत्म हो जाएगा गेम। कौन सा पूछ रहे त्रिशा? सर मैंने कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा किसी ने शायद मैसेज सेंड किया। सर अभी कुछ पूछ रही थी, मैंने फोटो भेज रखी है। शैली ने आपने क्या पूछा? सर अभी आप और क्वेश्चंस करवाओगे? नहीं और कुछ नहीं कराऊंगा। शैली आपने कुछ पूछा क्या? सर NCERT का क्वेश्चन पूछा मैंने। सर अब लेफ्ट कर दे क्लास।